चलिए तो डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इज एवरीथिंग इज ओके नाउ? हाँ, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने 345 यानी कि 345 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। तो आज के सेशन में मैं आपको 346 यानी 346वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस कराना शुरू करूँगा। ठीक है जी। और जैसा कि मेरा एक जो पैटर्न है वो करीब 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन एक क्लास का रहता है। बट लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आई थिंक 15 क्वेश्चन किए थे। तो मैंने बोला भी था कि अगली क्लास में 15 क्वेश्चन और करके फिर इस सेशन को, जो छोटे छोटे बन गए हैं, इसके बाद आगे के जो भी सेशन होंगे उसमें 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का ही रखेंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा वो 15 क्वेश्चन का ही है। इसके बाद अगला 30 या 40 क्वेश्चन का ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहले चल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 346 क्वेश्चन में है कि डैश आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट द सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। क्या मीनिंग है इसे इसका हिंदी में? हिंदी में बोला जाएगा कि डैश ऐसे नियम हैं जो दूर संचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं या मौजूद होते हैं या मौजूद हैं, कह दीजिए। तो इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो देखो, ये जो टेली कम्युनिकेशन नेट कनेक्शन की यहाँ पर जो बात की जा रही है या दूर संचार कनेक्शन की बात की जा रही है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे टेलीफोन वगैरह की अगर हम बात करें तो वो भी टेली कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा, आजकल जो टेली कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के भी थ्रू होता है। ये बात आपको पता है कि अगर है ना हम किसी से वॉइस कॉल या वीडियो कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ये किया जा सकता है, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन के द्वारा, है ना। तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर ऐसे ही मत समझिएगा कि केवल टेलीफोन की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब की बात चल रही है। समझ में आ गया? ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन की बात करें, या चलो इसकी जगह इंटरनेट नेटवर्किंग ही अगर हम शब्द रख लें, तो वहाँ पर सेवरल लेवल पे जो रूल्स काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अब शायद आप है ना ये समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन में दिया हुआ डोमेन नेम, नेटवर्क सरफेस यूनिट, प्रोटोकॉल और बैंडविड्थ। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 346 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटोकॉल। क्लियर है? अब देखो बेटा, प्रोटोकॉल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल। पहली बात, प्रोटोकॉल को हिंदी में भी प्रोटोकॉल कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी में भी प्रोटोकॉल ही कहा जाता है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन या परिभाषा ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेटवर्किंग। हिंदी में अगर कहा जाए तो ऐसे बोलेंगे कि नेटवर्किंग के नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल के नाम से बोला जाता है। नेटवर्किंग के नियमों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को प्रोटोकॉल के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता ही है, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है। FTP की अगर हम बात करें, ये भी एक प्रोटोकॉल है। SMTP की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। FTP जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, और SMTP को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से बोला जाता है। और अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं, जब मैं इंटरनेट और नेटवर्किंग वाले चैप्टर पढ़ाता हूं, तो मैं वहाँ पर बताता भी हूं कि इंटरनेट नेटवर्किंग का अगर एक तिनका तिनका का मतलब एक छोटा सा डेटा भी अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं तो उसको किसी ना किसी प्रोटोकॉल के द्वारा ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोटोकॉल का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब देखो ऑप्शन ए पर क्या लिखा है, क्योंकि जैसे कि मेरी आदत है कि बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेना चाहिए, और करता भी हूँ मैं, आपने नोटिस किया ही होगा। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ डोमेन नेम, ये क्या चीज़ होती है? तो देखो बेटा, अगर है ना हम ये अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप धीरे धीरे नोट करते हैं तो इस क्लास को बाद जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें तो पॉज करके भी आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ
लिखा हुआ है ऑप्शन ए पर डोमेन नेम। तो डोमेन नेम किसे कहा जाता है बेसिकली, तो देखिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन नेम हिंदी में भी डोमेन नेम ही बोलेंगे, ठीक है, डोमेन का नाम ऐसे बोल दीजिए। देखो बेटा, जब है ना हम किसी भी वेबसाइट एड्रेस को लिखते हैं, जैसे कि www.facebook.com, ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेबसाइट एड्रेस कहलाता है, जिसे शॉर्ट में वेब एड्रेस भी कह सकते हैं, और कई बार यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो www लिखा है ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसको ग्लोबल नेटवर्क नेम या वैश्विक नेटवर्क का नाम कहा जाता है। और ये जो पूरा लिखा हुआ है यानी कि facebook.com, इसे क्या बोलेंगे, तो इसी को बेटा बेसिकली बोला जाता है डोमेन नेम, ठीक है। और ये डोमेन नेम किसी ना किसी यूजर के द्वारा रखा गया होगा। जैसे अगर कल आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में भी www के बाद जो ये पूरा लिखा होगा ये आप खुद तय करेंगे कि क्या नाम होगा। तो जैसे facebook.com किसने रखा, मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक का ओनर है, ठीक है ना। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि ये facebook.com डोमेन नेम पूरी दुनिया में यूनिक होगा, यानी कि ये नाम फिर कोई अपनी वेबसाइट का नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसी से मिलता जुलता नाम बनाना है तो बना लीजिए, facebooks.com कर लीजिए, thefacebook.com कर लीजिए, बट facebook.com नाम से फिर से कोई पूरी दुनिया में सेम डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट नहीं बना सकता, ठीक है जी। एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो लास्ट में .com लिखा हुआ है ये क्या है, इसको टॉप लेवल डोमेन नेम कहा जाता है। और टॉप लेवल डोमेन नेम बेसिकली किसी भी वेबसाइट का टाइप बताता है। जैसे कि यहाँ पर .com लिखा है तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, .edu लिखा होता तो एजुकेशनल वेबसाइट है, .org लिखा होता तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट कही जाती है, ठीक है। तो इसे टॉप लेवल डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ जहाँ पर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया था कि ऐसा पूरा लिख के दिया गया और बोला कि बताओ इसमें से डोमेन नेम कौन सा है, तो आंसर होगा facebook.com, ये पूरा ही डोमेन नेम कहलाता है। आगे देखिए बेटा, इसके बाद एक ऑप्शन पर लिखा हुआ है नेटवर्क सरफेस यूनिट। तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि नेटवर्क सरफेस यूनिट शायद कोई ऑप्शन बनाने के लिए लिखा गया होगा, है ना, किसी भी नाम को आगे पीछे करके। तो एग्जैक्टली तो मेरे हिसाब से कोई शब्द है नहीं नेटवर्क सरफेस यूनिट के नाम से, ठीक है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ बैंडविथ। तो बैंडविथ क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखो, बैंडविथ शब्द का मीनिंग होता है बेसिकली कि एक रेट, हिंदी में भी अगर कहना है तो बैंडविथ ही बोलेंगे, ठीक है जी। तो बैंडविथ बेसिकली एक रेट होता है, रेट का मतलब हो गया दर। तो किसी भी नेटवर्क में डाटा को स्थानांतरित करने की जो दर होती है, जो रेट होता है, वो बैंडविथ कहलाती है। जैसे मान के चलिए कल मैंने है ना इंटरनेट कनेक्शन लिया, है ना, किसी भी कंपनी का भी इंटरनेट कनेक्शन लिया, और उस इंटरनेट कनेक्शन में मेरे को ये बताया गया कि आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो मैक्सिमम स्पीड रहेगी 100 Mbps की, ठीक है जी। इसका मतलब हो गया 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट का डेटा मेरे पास आएगा या जाएगा। ये बेसिकली उस नेटवर्क के ऊपर मेरी बैंडविड्थ कहलाएगी। समझ में आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया है, यानी कि जो नेटवर्क कनेक्शन लिया है, उसकी बैंडविड्थ है 100 Mbps, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से ही मेरे पास डेटा आएगा या जाएगा, ठीक है। तो इसे बैंडविड्थ के नाम से बोलते हैं। तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए कि क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 347 यानी कि 347 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसका सही आंसर क्या है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ही वेब ब्राउज़र शब्द लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है और इंटरनेट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज। हिंदी में कहा जाएगा वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से कौन वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र की चल रही है ना, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वेब ब्राउज़र का उदाहरण तो आपको पता ही है,
जैसे कि गूगल क्रोम की अगर हम बात करें तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी, ओपेरा और यूसी ब्राउज़र जैसे ब्राउज़र्स कभी ना कभी आपने इस्तेमाल किए ही होंगे। तो ये सब वेब ब्राउज़र्स होते हैं। अब इन वेब ब्राउज़र्स पे जो भी आप देख पा रहे होते हैं, जैसे मान लो आपने किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करके, जैसे गूगल क्रोम को ओपन किया आपने अपने कंप्यूटर में, और फिर आप वेब फेसबुक की या यूट्यूब की या किसी भी वेबसाइट को ओपन करके कुछ भी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये बेसिकली दिखा कौन रहा है? तो आप बोलेंगे सर हम वेब ब्राउज़र के अंदर किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो इसका मतलब वेब ब्राउज़र ही हमें दिखा रहा है। तो नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि वेब ब्राउज़र के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, यानी इसी के अंदर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मौजूद होगा। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हिंदी में कंपोनेंट शब्द को घटक के नाम से बोला जाएगा। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र के अंदर एक सॉफ्टवेयर घटक है जिसे हम रेंडरिंग इंजन के नाम से बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेंडरिंग इंजन। ठीक। अब इस रेंडरिंग इंजन का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। देखो, जब भी हम कभी भी कोई वेबसाइट वगैरह देखते हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, facebook.com, youtube.com, wikipedia.com या कोई भी हो सकती है, इन वेबसाइट को डेवलप किया जाता है कुछ तकनीकियों में, यानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन वेबसाइट या वेब पेजेस को बनाया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपने HTML का नाम सुना होगा, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। आपने CSS का नाम सुना होगा, जिसे कास्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है। या आपने जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा, जावा स्क्रिप्ट। तो ऐसी जो तकनीकियाँ या टेक्नोलॉजी हैं, इनका इस्तेमाल करके ही हमें कोई वेबसाइट या वेब पेज दिखाया जाता है। बट इन सभी का जो कोड है, इनके अंदर जो भी कोड लिखा होता है, उस कोड को विजुअल तरीके से, विजुअल का मतलब समझ गए, यानी कि किसी चित्र के रूप में, इमेज के रूप में, किसी है ना वीडियो के रूप में जो हमारे सामने चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसे विजुअल तरीके से दिखाने के लिए बेसिकली रेंडरिंग इंजन ही जिम्मेदार होता है। समझ में आया या नहीं? तो ऑप्शन में लिखा हुआ था पेज इंजन, सर्वर, रेंडरिंग इंजन और सर्च इंजन। तो इसमें से जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि रेंडरिंग इंजन। तो एक बार मैं फिर से कंक्लूजन बता देता हूँ, मेरे साथ ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। कंक्लूजन ये है कि जब भी कभी हम कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गूगल क्रोम नाम का भी वेब ब्राउज़र हो या कोई भी हो, उस सभी वेब ब्राउज़र के अंदर है ना एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसे रेंडरिंग इंजन कहते हैं। और इसी रेंडरिंग इंजन की मदद से ही HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसे इन टेक्नोलॉजीज़ में या इन लैंग्वेजेस में जो कोड लिखे जाते हैं, उसको विजुअल तरीके से हमारे सामने दिखाया जाता है वेब ब्राउज़र पे। अब समझे या नहीं? तो एक बात ऐसे देख लो कि किसी वेब ब्राउज़र में आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, विजुअल का मतलब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं सामने। तो किसी वेब ब्राउज़र में अगर हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो इसे कैसे दिखाया जा रहा है? तो बेसिकली आप ये समझो कि जो विजुअल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वो बेसिकली इनमें लिखे गए होंगे, और इनके विजुअल को दिखाने या इनके कोड को दिखाने के लिए वेब ब्राउज़र में रेंडरिंग इंजन नाम का एक इंजन काम कर रहा होता है। समझ में आ गया सभी को? अब एक पॉइंट लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिए कि रेंडरिंग इंजन को ब्राउज़र इंजन और लेआउट इंजन के नाम से भी बोल दिया जाता है। आप यहाँ पर और लगा के लिख लेना, इसको ब्राउज़र इंजन भी कह देते हैं। अभी बीते कुछ समय पहले एक स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ है जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे ब्राउज़र इंजन या लेआउट इंजन के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। पेज इंजन, पेज इंजन जैसा कोई नाम नहीं होता, ये केवल ऑप्शन बनाने के लिए लिखा गया है। सर्वर, सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, जैसे फेसबुक का सर्वर, गूगल का सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर, व्हाट्सएप का सर्वर। तो हमारे कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर कंप्यूटर पे, और सर्वर कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हुए हमारे कंप्यूटर पर डाटा भेजना शुरू कर देता है। तो ये सर्वर का नॉर्मल केस हो गया। फिर ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का काम नहीं है ये, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना। तो इसको आप ऐसे समझ लो, अगर गूगल सर्च इंजन पे भी आपको काम करना है तो भी रेंडरिंग इंजन काम कर रहा ही होगा, क्योंकि जो भी हमें विजुअल्स दिखाई देंगे हमारी स्क्रीन पर, उसे दिखाने के लिए तो रेंडरिंग इंजन
वेब ब्राउज़र के अंदर पहले से मौजूद होता है ना। समझ में आ गया नहीं? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सर्च इंजन केवल जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग काम करता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो वो सही आंसर नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि 347 का जो सही आंसर है वो आपको पता चल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 348 को पढ़िए और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी भाषा है। देखो क्वेश्चन नंबर 348, पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड, अच्छा एमएस वर्ड से पूछा जा रहा है, मतलब एमएस ऑफिस का टॉपिक है ये। और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हम पढ़ते ही हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछा है, पढ़ते हैं क्या करें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। हिंदी में कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। तो बेटा देखो, जब नहीं वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि उसमें होते कौन कौन से ऑप्शन हैं। समझे? अरे नहीं का आंसर तो तभी दे सकते हैं जब हमें पता हो कि वहाँ कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन मौजूद हैं उनके बारे में देखते हैं, लिखेंगे इस सारी बातों को। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन पढ़ लो, स्मॉल कैप, सुपर स्क्रिप्ट, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट और डबल स्ट्राइक थ्रू। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा दिखाकर आपको बताऊंगा। पहले मैं इन सारी चीज़ों को लिख दूं बोर्ड पर, क्योंकि देखो बेटा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना यहाँ पर बात की जा रही है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की। तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता कैसे है, खुलता कैसे है और इसके अंदर होता क्या है, देखो मैं आपको बता दूं। जब आप बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, अच्छा डायलॉग बॉक्स में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि ये डायलॉग बॉक्स क्या होता है। डायलॉग बॉक्स बेसिकली एक स्मॉल विंडो होती है जिसको हम पूरी स्क्रीन पर बड़ा करके नहीं देख सकते हैं। आपने कई बार देखा है ना, जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो एक छोटा सा विंडो खुलती है जिस पे लिखा होता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, येस और नो, यानी आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो येस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, है ना, नो पे क्लिक कीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे मैसेज वाली विंडो जिसको हम फुल स्क्रीन पर बड़ा करके ना देख पाएं, तो इनको डायलॉग बॉक्स के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और बाकी विंडो जो खुलती हैं उनको हम छोटा भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, पर डायलॉग बॉक्स को फुल स्क्रीन नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की मौजूद होती है, दैट इज Ctrl+D। अब ज़्यादातर लोगों को ये शॉर्टकट की नहीं पता होता। जब आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो Ctrl+A से आप सोचते हैं सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। तो ज़्यादातर लोग Ctrl+D से डिलीट समझ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली Ctrl+D एमएस वर्ड में दबाने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बेसिकली जो टूल्स दिए गए हैं वो टूल्स क्या कहलाते हैं, उन टूल्स को बेसिकली फॉर्मेटिंग टूल्स ही कहा जाता है। जब मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाता हूँ तब मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से कि फॉर्मेटिंग टूल कौन से हैं। जैसे अगर आप किसी शब्द का कोई भी मतलब कोई भी वर्ड अगर आपने लिखा है या कोई सेंटेंस अगर आपने लिखा है एमएस वर्ड में, तो उसमें साइज़ को छोटा बड़ा करना, है ना, बोल्ड इटैलिक ये सब करना, तो ये चीज़ें आपके फॉर्मेटिंग टूल के अंदर ही आती हैं। अगर आप कलर भी चेंज कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मेटिंग टूल वगैरह के अंदर ही आता है। ठीक है ना, अंडरलाइन कर रहे हो वो भी फॉर्मेटिंग टूल वगैरह के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली हम जब Ctrl+D दबाते हैं एमएस वर्ड में तो हमारे सामने ना एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आता है ऐसे, जिसके अंदर सबसे पहली बात याद रखनी है कि फॉर्मेटिंग टूल दिए गए होते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग टूल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। तो जैसे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टूल मौजूद होते हैं, तो हम क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सा टूल मौजूद नहीं होता है। ठीक है जी, तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो सबसे पहली बात कि जैसे ही आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको यानी कि फॉर्मेटिंग टूल्स में आपको सबसे पहली चीज़ दिखाई देगी, दैट इज फॉन्ट का स्टाइल। ठीक है जी,
अब ये ध्यान रखना कि फॉन्ट स्टाइल में 3 नाम आते हैं, ये भी ध्यान रखिए, रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ। एक नाम आएगा रेगुलर, एक नाम आता है बोल्ड, और एक नाम है दैट इज इटैलिक। ये तीनों को ही है ना एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल के नाम से बोला जाता है। बोल्ड का मतलब आपने देखा ही होगा, किसी भी शब्द को उभरा करके दिखाना, गाढ़ा गाढ़ा टाइप का दिखाई दे तो उसे बोल्ड कहते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी यानी बी फॉर बॉल होती है। इटैलिक जिसे तिरछा करना कहते हैं, किसी शब्द को टेढ़ा टेढ़ा तिरछा दिखाना इटैलिक कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होती है। रेगुलर की कोई शॉर्टकट की नहीं होती, और रेगुलर को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं और आप लिखना शुरू कर दीजिए, फाइल को ओपन किया और आपने लिखना शुरू कर दिया, टाइपिंग शुरू कर दी, तो उसी को रेगुलर स्टाइल के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी। इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल्स में यानी यहाँ पर आपको एक और टूल देखने को मिलेगा और वो है फॉन्ट का साइज। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज भी मैं आपको बता ही देता हूँ जब पढ़ाता हूँ। एक बार रिवाइज कर लीजिए कि एमएस वर्ड में जो हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू दिखाई देता है, ये क्या होता है? ये वो लिस्ट है जो नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई देती है। जैसे मान लो कहीं कोई ऑप्शन दिया है जहाँ पर क्लिक करते ही एक लिस्ट नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे, तो उनको ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में जब हम फॉन्ट के साइज को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देता है, जिसमें मिनिमम फॉन्ट का साइज 8 और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज 72 यानी कि 72 दिखाई देता है। बट एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज 8 और 72 नहीं है, आंसर इज 1 और 1638, यानी कि एक मिनिमम और मैक्सिमम 1638 होता है। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें दिखाई देता है उसमें 8 और मैक्सिमम 72 दिखाते हैं। और अगर हमसे कहा जाए बाय डिफ़ॉल्ट केस में कितना होता है फॉन्ट का साइज, तो आंसर है 11 पॉइंट, यानी स्वतः ही जो फॉन्ट का साइज हमारे सामने आ जाता है वो 11 पॉइंट होता है। फिर हम इससे छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं फॉन्ट का साइज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 है वो एमएस वर्ड 2007 वाले वर्जन से किया गया था, बट एमएस वर्ड 2003 वाला जो वर्जन था तब तक शुरुआत से लेकर तब तक 12 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट हुआ करता था, यानी 12 पॉइंट। ठीक, चलो आगे देखो। इसके बाद है ना आपको फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन और इफेक्ट्स दिखाई देंगे। फॉन्ट का कलर, इसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन, और अंडरलाइन के बाद आपको इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जिसको जनरली है ना फॉन्ट इफेक्ट के नाम से भी आप बोल सकते हैं। अब देखना जरा यहाँ पर कि फॉन्ट इफेक्ट्स में या इफेक्ट्स के अंदर हमें कौन कौन से टूल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक करके आपको लिखवा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है उसमें नाम आएगा स्ट्राइक थ्रू का। अब स्ट्राइक थ्रू के बारे में आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को बीच में से कट करके दिखाना। जैसे कि कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो लिखा होता है ना कि इस प्रोडक्ट पे 50% ऑफ चल रहा है, तो पहले इसके प्राइस 1000 रुपये थे, अब 500 रुपये हो गए हैं, तो 1000 को बीच में से काट के दिखा देता है ना, तो उसी को स्ट्राइक थ्रू के नाम से बोला जाता है। तो स्ट्राइक थ्रू को क्या बोलते हैं यहाँ पर? दैट इज फॉन्ट इफेक्ट। इसके बाद एक टूल यहाँ पर और दिया गया है, दैट इज डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू भी अगर आपको करके दिखाना है तो भी आप कर सकते हैं, इसको भी फॉन्ट इफेक्ट के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है जी, आगे लिख लीजिए। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इन दोनों को भी फॉन्ट इफेक्ट के नाम से ही बोला जाएगा। क्या सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की भी होती है? हाँ, इन दोनों की शॉर्टकट की होती है। आप लिखना चाहें लिख लीजिए, दैट इज CTRL के साथ इक्वल टू का सिंबल अगर आप दबा देंगे तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सब स्क्रिप्ट चला जाएगा, सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे ले जाना। समझ में आ गया भाई? जैसे अगर आपने मान लो ये लिखा है ABCD, ठीक है, लगातार आप लिखते जा रहे हो तो इसे बेस लाइन कहते हैं एमएस वर्ड में। तो अगर मैं इस CD को सेलेक्ट करके AB से ऐसे नीचे ले जाऊं बेस लाइन से, तो इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और इस CD को सेलेक्ट करके ऊपर ले जाऊं AB के ऐसे करके, तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके और कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा दीजिए तो वो बेस लाइन से नीचे आ जाएगा, यानी सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट करना है आपको तो इसकी भी शॉर्टकट की मौजूद है, दैट इज CTRL प्लस
शिफ्ट प्लस प्लस। इसका मतलब आपको पहले कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और उसके बाद प्लस वाला सिंबल दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे लिखिए। इसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स ऐसे लिखिए। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा यतेंद्र, YATENDR, ये यतेंद्र नाम लिखा, और जस्ट सपोज दैट इस फॉन्ट का साइज है 20 यानी कि 20। ये फॉन्ट का साइज बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला। ठीक, बट अगर मैं इस शब्द को सेलेक्ट करके स्मॉल कैप्स में या स्मॉल कैप्स पे क्लिक कर दूं तो होगा क्या, ये जो यतेंद्र शब्द लिखा है ना कैपिटल लेटर्स में ही रहेगा बट छोटा हो जाएगा। और क्या ये फॉन्ट का साइज बदल गया है? जैसे कि मान लो ये वाला फॉन्ट का साइज 20 है अगर हमारा, तो इसका 18 या 16 हो गया होगा? ऐसा नहीं है, फॉन्ट का साइज तो अभी भी 20 ही दिखाता है, बट एक्चुअल में जो आपने लिखा है वो छोटे रूप में आपको दिखाई देगा बस। ठीक है, आप चाहे तो ये प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है, मतलब जैसे यतेंद्र शब्द को आपने सेलेक्ट कर लिया जिसका साइज पहले से फॉन्ट का 20 था, और फिर आप जैसे ही स्मॉल कैप्स पे क्लिक करोगे तो अभी भी फॉन्ट का साइज मतलब हो तो जाएगा ये छोटा, ऊपर जैसे लिखा था उससे छोटा दिखाई देगा, बट फॉन्ट का साइज अभी भी 20 ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसे स्मॉल कैप्स के नाम से बोल देते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, दैट इज ऑल कैप्स। ऑल कैप्स ये क्या होता है? ऑल कैप्स का नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसमें सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने हेलो शब्द लिखा, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑल कैप्स पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे बेटा? सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे, तो इसको ऑल कैप्स के नाम से बोल दिया जाता है। अगला लिख लीजिए, दैट इज हिडन। हिडन के नाम से भी है ना एक हमें फॉन्ट इफेक्ट दिया गया है। हिडन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चला, छुपाना। तो किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप छुपाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, तो आप हिडन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लिख लीजिए, एक और है ना हमें देखने को मिलता है फॉन्ट इफेक्ट जिसे आउटलाइन बोलते हैं। अब मान लो हेलो नाम का एक शब्द है और इसके चारों तरफ आप आउटलाइन करना चाहते हैं, तो उस आउटलाइन वाले टूल का इस्तेमाल करके भी आप किसी भी शब्द के ऊपर आउटलाइन कर सकते हैं, तो इसको भी बेटा बोला जाता है फॉन्ट इफेक्ट। एक और नाम लिखिए, दैट इज एम्बोस। EMBOSS। ये क्या होता है? एम्बोस बेसिकली होता है उभरा हुआ दिखाना। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें कई बार किसी प्रोडक्ट पे भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ इसका सही एग्जांपल। आपने कोई टी शर्ट खरीदी है, जिस टी शर्ट पे मान लीजिए कोई लोगो बना हो, ठीक है, मैं ऐसी टी शर्ट की बात कर रहा हूँ जिसपे कई बार लोगो है ना, आप ऐसे टच करते हैं, जैसे मान लो टी शर्ट पे कोई लोगो यहाँ बना हुआ है, उसे टच करेंगे तो छूने में आता है। या फिर चलिए छोड़िए, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो लोग मतलब ब्लाइंड होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए एक स्पेशल शीट बनाई जाती है, देखा है आपने कभी, जिस पर वो हाथ ऐसा फिरा के यानी हाथ को घुमा घुमा के पढ़ लेते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो मेन शीट है उससे अक्षर उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो उभरा हुआ दिखाई देना, इसी को बेटा एम्बोस के नाम से बोला जाता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, उभरा हुआ या उभरा होना। ठीक है, इसे एम्बोस कहते हैं। अब समझ में आ गया? जो मैंने ब्लाइंड पीपल वाली जो शीट के बारे में बताया आपको, वही है एम्बोस। और एक और फॉन्ट इफेक्ट होता है जिसे एनग्रेव कहते हैं। एनग्रेव, ये क्या होता है? एनग्रेव का मतलब होता है एक तरीके से कटिंग शेड, कटिंग इफेक्ट दिखाना। मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। कटिंग इफेक्ट जैसे समझाता हूँ, आपके पास मान लीजिए कोई लकड़ी का तख्ता सा है, यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास, और आपको क्या करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है और अपने नाम को है ना धीरे धीरे उसमें उकेरते चले जाइए। आपने देखा है घरों के बाहर या घर में कहीं पर कोई एक लकड़ी का बोर्ड टाइप का लगा हुआ है जिसमें हमारे नाम को या किसी भी मैसेज को है ना, मतलब उभारा नहीं गया, ऊपर की तरफ नहीं आएगा, अंदर की तरफ होगा, वो लगेगा गड्ढे में है थोड़ा सा। समझ में आ गया नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लकड़ी है, ठीक, और उस लकड़ी में है ना आपको या हेलो शब्द लिखना है, तो आप किसी है ना पेचकस या स्क्रू ड्राइवर जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे और लकड़ी को वहां से खुरसते चले जाएंगे, खुरसते चले जाएंगे,
तो आप सीधे सीधे है ना ऐसे खुरसते चले जाइए तो अपने आप क्या हो जाएगा, वहाँ एक गड्ढा सा बन जाएगा सीधा सीधा। ऐसे ही फिर यहाँ पर आप है ना खुरसते चले जाइए तो गड्ढा सा बन जाएगा, और फिर आप ऐसे खुरस दीजिए तो गड्ढा सा बन जाएगा और वहाँ पर एच लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, जबकि आपने लकड़ी में गड्ढा कर दिया है। तो अगर कटिंग शेड इफेक्ट टाइप का अगर आपको दिखाना है तो उसे एनग्रेव के नाम से बोल दिया जाता है। तो बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं। तो फाइनली हमें ये जानना था कि अगर हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और हमसे ये कहा जाए कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करना होता है, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। और जब ये पूछा जाए कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो सबसे पहला आंसर है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको फॉर्मेटिंग टूल दिखते हैं। फॉर्मेटिंग टूल में क्या क्या नाम आता है, फॉन्ट स्टाइल भी फॉर्मेटिंग टूल के अंदर आता है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर, फिर फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन और इफेक्ट्स यानी फॉन्ट इफेक्ट्स, ये सब फॉर्मेटिंग टूल कहलाते हैं। अब जब पूछा जाए कि ये फॉन्ट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आंसर है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, आउटलाइन, एम्बोज और एनग्रेव। इन सभी को हम फॉन्ट इफेक्ट या इफेक्ट्स के नाम से बोल देते हैं, जिसमें शॉर्टकट की केवल दो ही की होती है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, आई होप सो कि आपने ये सब नोट भी कर लिया होगा। तो अब मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन को देखकर हम बताते हैं कि सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं वंस मोर। देखो क्वेश्चन को पढ़िए फिर से और देखिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट नहीं होता है। तो स्मॉल कैप था, हाँ जी था। सुपर स्क्रिप्ट था, हाँ जी था। इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट था, ये नहीं था। और डबल स्ट्राइक थ्रू, हाँ ये भी था। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ बेटा समझ में आ गई बात या नहीं। तो फाइनली हमें ये जब नहीं वाले क्वेश्चन होता है ना, तो पहले हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो नहीं का आंसर देंगे। तो ये ध्यान रखना कि नहीं के केस में हमें प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको ऐसे बना कर दिखाया, लिख कर दिखाया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को पढ़िए, इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में, और देखिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 349, 349वां क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, के बी एम बी जी बी वगैरह हमें दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली कौन सा चैप्टर हुआ। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अब सही क्रम में दो चीज़ें या दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो क्रम बढ़ते हुए होगा या घटते हुए होगा। यानी या तो चीज़ें बढ़ते हुए क्रम में जा रही होंगी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, या घटते हुए क्रम में आ रही होंगी यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे पहला वाला जो नंबर है उसके बाद दूसरे नंबर के बीच में जो सिंबल है ना, वो घटते हुए वाला है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, उससे फिर छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो बेटा ऑप्शन ए पे जाइए। ऑप्शन ए पे हम देख रहे हैं 25 के बी लिखा हुआ है। पहले नंबर मत देखो, आप ये देखो कि के बी एम बी जी बी ऐसे देख लेना, नंबर को बाद में तय कर लेंगे। तो पहले में लिखा है के बी और फिर लिखा है के बी ग्रेटर देन होता है एम बी से, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि के बी एम बी से छोटा होता है, ग्रेटर नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी पे जाना, टी बी जी बी से बड़ा होता है, हाँ ये सही है। और फिर जी बी एम बी से बड़ा होता है, हाँ ये भी ठीक है। और एम बी के बी से बड़ा होता है, हाँ ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन बी अभी तक हमारा ठीक चल रहा है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सी पे देखना, जी बी एम बी से बड़ा होता है, हाँ। और एम बी टी बी से बड़ा होता है, नहीं गलत हो गया। ऑप्शन डी पे जाइए, पी बी जी बी से बड़ा होता है, हाँ होता है। पी बी का मतलब पेटाबाइट। और जी बी टी बी से बड़ा होता है, नहीं, यानी ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारा बी सही आंसर है, यानी कि 20 टी बी
बड़ा होगा 10 GB से, और 10 GB बड़ा होगा 12 MB से, और 12 MB बड़ा होगा 25 KB से। TB मतलब टेराबाइट, जिसकी वैल्यू 2⁻40 बाइट होती है। GB यानी गीगाबाइट, जिसकी वैल्यू 2⁻30 बाइट होती है। MB यानी मेगाबाइट, जिसकी वैल्यू 2⁻20 बाइट होती है। और KB जिसकी वैल्यू 2⁻10 बाइट होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 350 यानी कि 350। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर अ मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर यानी डिस्प्ले की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले या मॉनिटर है उसी की बात की जा रही है। तो कह रहा है मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या हो सकता है। सोच के देखिए दिमाग में क्या क्या हो सकता है। जनरली मॉनिटर कह देते हैं या डिस्प्ले कह देते हैं, बट इसका एक टेक्निकल नाम भी है, दैट इज VDU। तो देखो ऑप्शन में लिखा है CPU, VDE, VDU और VDO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन C इज द राइट आंसर, यानी VDU। सी सही है हमारा आंसर। VDU की अपनी कोई फुल फॉर्म है? जी हाँ, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से बोला जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो अब कंप्यूटर में जो हमारी मॉनिटर रखी हुई है उसको या तो मॉनिटर ही कह दो, या डिस्प्ले कह दो, या VDU भी आप कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 351 को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। 351वां क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज नोन एज, एक छवि के एक छोटे संस्करण के रूप में जाना जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पर यह कह रहा है कि किसी भी छवि यानी इमेज का छोटा रूप किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया है क्लिप आर्ट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, थंबनेल और बिटमैप। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन C यानी कि बिटमैप, ये सही आंसर होगा। ओ नहीं सॉरी, बिटमैप लिखा है ऑप्शन D पर, ऑप्शन C सही आंसर होगा, थंबनेल, माफ कीजिएगा, थंबनेल। और इस थंबनेल से है ना आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस तो देखते ही हैं। तो जब आप किसी वीडियो पे जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उस वीडियो का आपको थंबनेल दिखता होगा, और उस थंबनेल पे कुछ बातें लिखी रहती हैं, है ना, और उसको देखकर आप आइडिया लगा लेते हैं कि उस वीडियो के अंदर एक्चुअल में क्या और कैसा कंटेंट दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो वैसा ही थंबनेल की यहाँ पर बात चल रही है, और थंबनेल है ना मतलब एक छोटा इमेज होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बड़ा या बड़ी सी कोई इमेज होगी। थंबनेल जो नॉर्मल इमेजेस होते हैं उससे छोटे साइज में होता है या छोटे साइज में बनते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं पूछा था कि किसी भी इमेज यानी कि छवि का छोटा संस्करण क्या कहलाएगा, तो आंसर इज थंबनेल कहलाएगा। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी क्लिप आर्ट क्या होता है? देखो क्लिप आर्ट बेसिकली अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, ये MS वर्ड के अंदर पहले इस्तेमाल में लाया जाता था, जिसमें क्लिप आर्ट नाम के टूल के अंदर एनिमेटेड इमेजेस हुआ करती थी, यानी कार्टून टाइप की इमेजेस। तो कार्टून टाइप की इमेजेस या एनिमेटेड इमेजेस अगर आपको MS वर्ड की फाइल में लगानी है तो क्लिप आर्ट टूल का इस्तेमाल कर लेते थे। बट अब जो नए वर्जन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला जो वर्जन है, जिसमें MS वर्ड 365 का अगर आप यूज़ कर रहे हैं वर्जन का, तो उसमें अब यही क्लिप आर्ट का नाम आइकन्स के नाम से कर दिया है। यानी क्लिप आर्ट टूल का नाम बदल के आइकन्स कर दिया है, जिसके अंदर आपको एनिमेटेड इमेजेस मिल जाएंगे। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक बेसिकली PNG फॉर्मेट वाली एक फाइल की बात की जा रही है। जैसे कोई फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, मतलब फुल बड़ी फोटोग्राफ, तो उसकी फाइल एक्सटेंशन .png भी हो सकती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जैसे कि JPEG सुना है आपने, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो जैसे JPEG फाइल होती है वैसे एक PNG फाइल भी होती है। बस PNG फाइल में फ़ायदा इतना होता है, ये ध्यान रखना कि अगर PNG फाइल को कितना भी जूम करते जाइए तो आखिर में जाके आपकी इमेज खराब दिखाई नहीं देगी, जैसे बिल्कुल शुरुआत में थी जूम करने पर भी वैसी ही दिखाई देती है। जबकि JPEG वाली जो फोटोग्राफ होती है उनको जूम करते जाओगे तो फोटो खराब होती चली जाती है। और बिटमैप भी एक इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है जिसे .bmp कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली आपको मैं बताऊं, हमारे हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो माई पिक्चर्स या पिक्चर्स नाम के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप वॉलपेपर्स पड़े होते हैं, वो बिटमैप फॉर्मेट में होते हैं, वो इमेजेस BMP या .bmp फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर था हमारा थंबनेल, ऑप्शन C। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 352, 352वां क्वेश्चन।
क्या कह रहा है? कह रहा है अनसॉलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड, यानी अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। ईमेल वाले चैप्टर में ये बात हम पढ़ते ही हैं, स्पैम कहते हैं बेसिकली इसको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसे स्पैम के नाम से बोला जाएगा। बाकी दूसरे शब्दों में जरूर कह सकते हैं इसको अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड ईमेल्स। और कुछ कहना है दूसरे शब्दों में तो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और एक और नाम भी दिया जा सकता है यहाँ पर, दैट इज जंक ईमेल्स। जंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली खराब चीज़ों के लिए, जैसे कोई कूड़ा कचरा है तो उसके लिए जंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जंक ईमेल्स यानी खराब ईमेल भी स्पैम को कहा जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब है ना हमारे पास कोई ईमेल आती है, जैसे मैंने अपना एक ईमेल अकाउंट बना रखा है जीमेल के थ्रू, यानी गूगल कंपनी का अपना एक मैसेजिंग सिस्टम है जीमेल। और भी होता है, जैसे रेडिफ मेल भी होता है, याहू मेल भी होता है, येंडेक्स मेल भी होता है। तो ऐसे जी गूगल कंपनी का अपना एक मैसेजिंग सिस्टम है जीमेल। तो बेसिकली हमने जीमेल पर अपनी एक ईमेल आईडी बना रखी है, अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब हमें ईमेल मैसेज भेजता है तो वो ईमेल मैसेज जैसे ही हमारे अकाउंट की तरफ आगे बढ़ेगा तो हमारे अकाउंट में दो बॉक्सेस होते हैं, एक इनबॉक्स के नाम से और एक स्पैम के नाम से। ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर है ना जीमेल अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है एज अ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुरक्षा की दृष्टि से। और वो ये है कि जब जीमेल के पास हमारे किसी अकाउंट में, क्योंकि हमने जो भी अपनी ईमेल आईडी अकाउंट बना रखा है वो जीमेल के ऊपर ही तो बना रखा है, तो कोई भी व्यक्ति जब हमें ईमेल करता है तो वो जीमेल के पास पहुंचता है पहले, फिर हम अपना अकाउंट लॉगिन करके उसे ईमेल को प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही कोई ईमेल पहुंचता है जीमेल के पास हमारे अकाउंट में, तो जीमेल एक सिक्योरिटी फीचर, जीमेल का एक सिक्योरिटी फीचर है जिसके द्वारा तय किया जाता है कि ये ईमेल इनबॉक्स वाले फोल्डर में जानी है या स्पैम वाले फोल्डर में जानी है। क्योंकि अगर कोई ईमेल जेन्युइन है तो स्पैम इसमें आ जाएगी इनबॉक्स में, और किसी ईमेल में ये पाया जाए कि ये अनऑथराइज है, यानी कि किसी ऐसे मैसेजिंग सिस्टम से ईमेल मैसेज भेजा गया है जो ऑथेंटिकेट नहीं है, यानी कि उसकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती है ना, फर्जी है एक तरीके से। तो ये मानते हुए कि ये ईमेल सस्पिशियस है, जिसके कंप्यूटर में आने से या आपके देखने से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए आपको आगाह करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए जीमेल क्या करेगा, उस ईमेल को स्पैम नाम के फोल्डर में डाल देता है। अब ये चेक कैसे होता है, तो इसके पीछे होता है एक हेडर का कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई ईमेल मैसेज हमारे पास आता है, उस ईमेल मैसेज के साथ एक सिक्योरिटी बिट जुड़ी होती है जिसे हेडर बिट कहते हैं। अगर जीमेल के पास जो हेडर बिट आई है वो उनके हेडर बिट से मैच कर गई तो मान लिया जाता है कि ये ईमेल सही है, क्योंकि जीमेल का अपना भी एक हेडर बिट सिस्टम होगा और ईमेल के साथ हेडर जुड़ के आ रहा है हेडर बिट, तो दोनों मैच करेंगे। अगर ये सेम है तो जीमेल मान लेता है कि सही ईमेल है और इनबॉक्स में डाल देगा। और अगर लगता है कि जो जीमेल का हेडर बिट है और आने वाली ईमेल के साथ हेडर बिट जो लगा हुआ है वो मैच नहीं कर रहा, तो जीमेल मान लेता है कि ये सस्पिशियस है, इसमें गड़बड़ी है कुछ, तो उसको स्पैम में डाल देगा। मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, जहाँ ये पूछा था कि अगर कोई ईमेल आपके पास आती है स्पैम में तो आपको क्या करना चाहिए। तो एक ऑप्शन जो सही माना गया उस एग्जाम में वो ये था, और ऑप्शन में लिखा हुआ था कि डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, यानी आप उसे डिलीट कर दो बिना खोले, बिना ओपन किए, बिना देखे। क्योंकि स्पैम में जाने का ही मतलब है कि वो खराब ईमेल है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में कोई भी नुकसान हो सकता है। समझ में आ रहा है, या आप ही के साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसी भी ईमेल अकाउंट में जो स्पैम नाम का फोल्डर है वहाँ कौन सी ईमेल होती हैं, या तो फर्जी फ्रॉड वाली ईमेल होंगी या फिर एडवर्टीजमेंट विज्ञापन वाली ईमेल हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि टेक्निकल गलतियाँ हो सकती हैं, टेक्निकल एरर कभी भी आ सकती है। तो कई बार है ना इनबॉक्स में जाने वाली ईमेल स्पैम में भी मिल जाती है। जैसा कि ऐसा कई बार एसएससी के थ्रू होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ईमेल भेजे जाते हैं, तो वो अपने ईमेल में मैसेज में लिख के भेजते हैं कि अगर हमारा कोई ईमेल कभी आपको इनबॉक्स में ना प्राप्त हो रहा हो तो स्पैम में भी एक बार चेक कर लिया कीजिए। ये टेक्निकल एरर है, हो सकता है स्पैम में चला जाए, ठीक है, वरना ऐसा जाएगा नहीं। तो आई होप सो क्या ना 352 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर आपको पता चल गया। ठीक है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 353 की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए इसको, क्वेश्चन को, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 353, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 353 पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हिंदी में कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन में पढ़ देता हूँ और हमें तय करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखो, एक ऑप्शन पे कह रहा है कि कैशे मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम, हिंदी में, अच्छा आगे भी है, कैशे मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हिंदी में कहा जाएगा कि कैशे मेमोरी प्रोग्राम को अपने अंदर रखती है जो कुछ समय के लिए ही रखा जाता है, यानी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कम समय के लिए। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ये बेसिकली जब कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर कैशे मेमोरी पढ़ाता हूँ, वहाँ ये सारी बातें लिखवाता हूँ मैं आपको कि कैशे मेमोरी के अंदर जो डाटा रखा जाता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है केवल। ऑप्शन बी पे लिखा है कि कैशे मेमोरी स्टोर डेटा इन द परमानेंट यूज। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैशे मेमोरी के अंदर डाटा परमानेंट यूज के लिए नहीं रखा जाता, केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है, उसके बाद वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो परमानेंट यूज तो नहीं रखा जाएगा। और एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं इस बात का कि परमानेंट यूज का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे कंप्यूटर में जब परमानेंट मेमोरी कहा जाता है किसी मेमोरी को, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो भी वो मेमोरी अपना डाटा लॉस ना करे, तो उसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा आपने डाला है वो तभी डिलीट होगा या तभी इरेज होगा जब आप करना चाहेंगे। कंप्यूटर को बंद कर देने पर हार्ड डिस्क का डाटा अपने आप डिलीट नहीं होता, बट कैशे मेमोरी का डाटा कंप्यूटर बंद होते ही डाटा डिलीट हो जाएगा। तो शायद इस वजह से भी कह रहे होंगे कि परमानेंट यूज में डाटा रखा जाता है कैशे मेमोरी में, तो आंसर है नहीं, परमानेंट डाटा तो नहीं होता। और देख लेते हैं, द साइज ऑफ कैशे मेमोरी इज यूजुअल स्मॉल। हाँ, कैशे मेमोरी का जो साइज है वो कम होता है बाकी मेमोरी से। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB रैम लगी होगी, बट कैशे मेमोरी जो लगी होगी वो बहुत कम लगी होती है। जैसे रिसेंट में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है 512 MB की, 512 मेगाबाइट तक की ही केवल कैशे मेमोरी लगी हुई आ रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ रही। ऑप्शन डी पे लिखा है कैशे मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी। हाँ, कैशे मेमोरी हमारी जो मेन मेमोरी है यानी कि रैम, उससे तेज मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि कैशे मेमोरी के अंदर जो डाटा रखा जाता है वो परमानेंट यूज के लिए नहीं है। ठीक है, परमानेंटली डाटा नहीं रखा जा रहा, टेम्पररी टाइम के लिए रखा जाता है केवल। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या आंसर होगा इसका। देखो बेटा, क्वेश्चन 354, 354वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। हिंदी में कहा जाएगा वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू से संचार करती है, या ये कहा जाए कि सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहाँ से उठाता है, तो आंसर है बेटा इसका रैम। और रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी देखो बेटा, ऑप्शन बी पे मेन मेमोरी लिखा है नहीं? ठीक है, तो देखो मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे बना लीजिए कैशे मेमोरी, और यहाँ बना लीजिए दैट इज़ रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर में। वैसे एक नॉर्मल डायग्राम आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे यहाँ सीपीयू है और यहाँ रैम है। ठीक है, तो अक्सर हम ऐसा बोलते भी हैं कि रैम डायरेक्टली डेटा किसको भेज रही है, सीपीयू को, या फिर ऐसा ही बोल देते हैं कि सीपीयू डायरेक्टली डेटा कहाँ से उठा रहा है, रैम से उठा रहा है। बट एक्चुअली रैम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कंपेंसेशन के लिए यानी कि क्षतिपूर्ति यानी नुकसान की भरपाई के लिए सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी और लगा दी जाती है। तो अब यहाँ जब कैशे मेमोरी आ जाएगी तब कैसे होगा कम्युनिकेशन, देखना। सीपीयू सबसे पहले ना डेटा उठाने जाता है रैम में, यानी जिसे मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से बोला जाता है।
मुख्य मेमोरी। ठीक। और अगर इन केस कभी रैम के अंदर सीपीयू को डाटा न मिले तब वो डाटा फिर ढूंढने जाता है कैशे मेमोरी में। और कैशे मेमोरी में वो डाटा हमेशा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जिस डाटा को ढूंढने गया वो रैम के अंदर, वो रैम में नहीं मिला या रैम से हट गया है, तो रैम से डाटा के हटने से पहले ही उस डाटा की एक डुप्लीकेट कॉपी है ना कैशे मेमोरी के अंदर बनाकर रख ली जाती है। एक डुप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेट डेटा कह दीजिए, वो कैशे मेमोरी के अंदर बना के रख लिया जाता है। तो सीपीयू को वो डाटा रैम में नहीं मिला तो कैशे में ज़रूर मिल जाता है। तो इसी बात को तकनीकी रूप से ऐसा भी कहा जाता है कि कैशे मेमोरी ऑलवेज हिट हो जाती है। हिट का मतलब ये नहीं कि कोई मूवी हिट हो गई है, कोई पिक्चर हिट हो गई है। हिट का मतलब ये है कि सीपीयू को जिस डाटा की आवश्यकता थी वो कैशे मेमोरी के अंदर ज़रूर मिलेगा, और मिल भी जाता है, तो इसलिए कहते हैं कैशे ऑलवेज हिट हो जाती है। समझ में आ गया? तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। बाकी ए, ऑप्शन ए पे लिखा है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी बेसिकली कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरीज को, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी को, जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी हो गई। बैकअप कोई मेमोरी है नहीं, और मतलब बैकअप नाम हो सकता है, बट बैकअप के नाम से कोई मेमोरी नहीं होती। बैकअप एक प्रोसेस है। ठीक। जैसे मान लो आपका डेटा अगर कंप्यूटर में रखा हुआ है और इस आप चाहते हैं कि ये डेटा है ना एज अ बैकअप के रूप में किसी और हार्ड डिस्क में या किसी और स्टोरेज डिवाइस में मैं रख दूं, ताकि अगर मुख्य कंप्यूटर में ये डाटा कभी ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो मेरे पास दूसरी जगह भी ये डाटा रखा हुआ है, तो इसको बैकअप प्रोसेस बोलेंगे। और कैशे मेमोरी तो ऑप्शन में दे ही रखा था, जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है ना? तो फिर से पढ़ लीजिए कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है। तो भले ही यहाँ पर कैशे मेमोरी ऑप्शन दे रखा हो, बट ये ध्यान रखना सही आंसर मेन मेमोरी होगा। और इस बात को ऐसे भी याद कर लीजिए कि सीपीयू सबसे पहले डायरेक्टली डेटा रैम से उठाने जाएगा, ना मिलेगा तो कैशे मेमोरी में आएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़िए क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा, तो ये बेसिकली कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन? तो ये पूछा जा रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब मैं कोई कंप्यूटर स्पेशल बैच पढ़ाता हूँ तो आपको पता ही है कि मैं वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नाम का एक चैप्टर कराता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में कहा जा रहा है कि डैश कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने के लिए उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है। यानी कोई होगा इन चारों ऑप्शन में से जो एक सूची दिखाता है जिसमें पता चल जाता है कि कौन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कोई रैम है तो रैम कितने जीबी की लगी हुई है, हार्ड डिस्क कितनी है आपके कंप्यूटर में, इसको कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। ठीक है ना? तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल पैनल। हेल्प एंड सपोर्ट नहीं है आंसर, रन भी नहीं होता है और टास्क बार भी नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल पैनल। ठीक है जी। क्या कंट्रोल पैनल को ओपन करने की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई शॉर्टकट की मौजूद होती है? नहीं, शॉर्टकट की कोई नहीं है। आप अगर इसे ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे ज़रूर कर सकते हैं कि आप विंडो वाली की को दबाइए कीबोर्ड से और इसके साथ आर दबा दीजिए। तो विंडो प्लस आर दबाने से आपके सामने एक छोटा सा है ना डायलॉग बॉक्स टाइप का खुल के आएगा, और इसी छोटे से डायलॉग बॉक्स को रन कहते हैं। रन कमांड कह दो या रन कह दो, और यहाँ आप लिख दीजिए दैट इज कंट्रोल पैनल। इसके अंदर आप लिख दीजिए कंट्रोल पैनल, तब जाके एंटर करते ही कंट्रोल पैनल खुल जाता है। ठीक है? या फिर हम कंप्यूटर में सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर को ओपन किया जाता है तो सबसे पहली जो स्क्रीन खुलती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं, और सबसे नीचे एक मोटी सी जो पट्टी आ रही होती है उसे टास्क बार कहते हैं, जो ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। तो टास्क बार में ही एक सर्च का हमें ऑप्शन दिया जाता है, जिस पर क्लिक करते ही, जिस पर क्लिक करके हमसे पूछा जाएगा कि क्या सर्च करना है, हम कंट्रोल पैनल लिख के एंटर कर देंगे तो कंट्रोल पैनल हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो उसमें प्रॉपर हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, कौन से हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर, ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 356 क्या कह रहा है।
ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजाइन एंड डेवलप द वेब पेजेस। हिंदी में कहा जाएगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेजों को डिजाइन और विकसित करने के लिए किया जाता है। देखो, हम जो भी वेबसाइट देखते हैं ना, वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का संग्रह होता है जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट भी होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कोई भी वेबसाइट देख लो, यूट्यूब की, फेसबुक की, wikipedia.com, कोई भी वेबसाइट। अब इन वेबसाइटों के जो वेब पेजेस हैं उनको बनाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है, और वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके के होंगे जो कि ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है, दैट इज ड्रीम वीवर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ड्रीम वीवर। डब्लू है यहां पर। क्लियर है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एक तरीके से कंप्यूटर का जीके कह सकते हो आप, है ना, कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, वेबसाइट के बारे में नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं है ना आप ये चीज़ों को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे कि जब कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं तो ड्रीम वीवर जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज वगैरह को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई अलग से टॉपिक या चैप्टर तैयार करके आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, ये एक तरीके से कंप्यूटर का जीके आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ था बेसिक, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो वो तो आंसर है नहीं। ठीक है, फोर्ट्रान भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, बेसिक का फुल फॉर्म भी होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और फोर्ट्रान भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसकी फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होती है। और ओरेकल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, या एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर में डेटाबेस बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 357। क्वेश्चन नंबर 357, देखो, कह रहा है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। हिंदी में कहा जाएगा कंप्यूटर कई तरीके से या कई तरह से डेटा में हेर फेर करते हैं, और इस हेर फेर को क्या कहा जाता है। तो बेटा, ये हेर फेर कौन सी हेर फेर है, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मेरे से ये कहा जाए या पूछा जाए कि अगर मैं अपने कंप्यूटर को डेटा देता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को डेटा देता हूँ तो वो क्या कर देता है, तो पता चला कि वो बेसिकली उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। हिंदी में कहा जाएगा सूचना में बदल देता है। तो एक क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर यह भी पता चल गया कि अगर हमसे पूछा जाए कि डेटा अगर हम कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर उसका क्या बना देता है, तो आंसर है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना बना देता है। बट ये सूचना बनती कैसे है, तो बेसिकली यहाँ एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया अपनाई जा रही होती है जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और हिंदी में अगर कहा जाए तो निष्पादन क्रिया भी आप कह सकते हैं, निष्पादन क्रिया। ठीक है जी, तो निष्पादन क्रिया के बाद ही डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है। इसके और अंदर चले जाएंगे तो यहाँ अंदर आ जाएगा इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। समझ में आ रहा है नहीं? डेटा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और इंफॉर्मेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेसिकली प्रोसेसिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को जिसके द्वारा हम डाटा से इंफॉर्मेशन बना लेते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि कंप्यूटर कई तरीके से डाटा में हेर फेर करते हैं, तो इस हेर फेर को क्या कहा जाता है। तो हेर फेर का मतलब हेर येरा फेर येरा, यानी मैनिपुलेशन। जैसे आपके सामने कोई रॉ डेटा है, रॉ मटेरियल है, और आपने उसको मिला के है ना कुछ बना दिया बढ़िया सा, तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी अब कुछ दिखने लग गई है, तो जो बीच में आपने काम किया है उसे हिंदी में मतलब उसे आमतौर पर मेकिंग कह देंगे, किसी चीज़ का बनाना। तो यहाँ पर उसे प्रोसेसिंग के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, यूटिलाइजिंग, बैचिंग, अपग्रेडिंग, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, यानी कि प्रोसेसिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 358 यानी 358वां क्वेश्चन है, और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कह रहा है कि प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स,
ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, सफारी, ये सब वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिसके द्वारा आप वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं कंप्यूटर में। तो शायद उसी की जैसे बात की जा रही होगी, पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इनटू द वेब आर कॉल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल सा, जैसा कि मैं समझ रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वेब ब्राउज़र। यानी वो सिंपल सा यही पूछना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह होता क्या है, तो क्या बोलते हैं इनको? वेब ब्राउज़र कहते हैं। देखो, इंटरनेट की दुनिया में जो भी डाटा है उस डाटा को आप अपने कंप्यूटर में अगर देखना चाहते हैं तो आपको वेब ब्राउज़र तो खोलना ही पड़ेगा। बिना वेब ब्राउज़र को ओपन किए तो आप इंटरनेट का कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर पर देख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये वेब ब्राउज़र क्या कर रहा है? नेविगेबल का काम कर रहा है, मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो डाटा ना उसे ढूंढकर आपको दिखाने का काम कर रहा है। कुछ इस तरीके का मीनिंग निकाला जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए पे लिखा था हाइपर टेक्स्ट, ये नहीं हो सकता। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली आप उसे कह सकते हैं जैसे किसी वेबसाइट पे जो आपको शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, उनको हाइपर टेक्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क्स आंसर हो नहीं सकता, इंटरनेट नहीं हो सकता, तो आंसर है वेब ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, 359, 359वां क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया, मैं आपको बताऊं, जब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ तो हार्डवेयर में स्टोरेज वाला पार्ट जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ इसके बारे में। देखो, मैग्नेटिक डिस्क का मतलब हो गया जैसे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, क्योंकि जब हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को खोल के देखते हैं तो अंदर एक डिस्क निकलती है प्लेट जैसी, जिसको मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क ही कहा जाता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क मोस्ट पॉपुलर मीडियम है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है, कौन सा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आंसर इज डायरेक्ट एक्सेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और आंसर इज डायरेक्ट एक्सेस। बट इस डायरेक्ट एक्सेस को किसी और नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इसको जंप एक्सेस के नाम से भी बोल सकते हैं। बट मीनिंग क्या है इस बात का? देखो, हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस की जब भी बात करेंगे, यानी एक ऐसी डिवाइस जो डाटा को स्टोर करने का काम कर रही है, तो हमें पता है कि उसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन। इसको आप ऐसे समझ लो कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डाटा को डालने को राइट ऑपरेशन और डाटा उस मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में से निकालने को रीड ऑपरेशन कहा जाता है। फिर से सुन लो, किसी भी डिवाइस में डाटा को डालने का ऑप्शन राइट और निकालने का ऑप्शन रीड कहा जाता है। तो बेसिकली जितने भी डायरेक्ट एक्सेस मीडियम वाली डिवाइसेस होती हैं उनमें राइट ऑपरेशन तो सीक्वेंस में होता है, यानी कि क्रम से। ठीक है, जैसे मान लो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा लिखा जा रहा है उसमें, बट जब रीड ऑपरेशन की बात होती है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, या इसे जंप करके भी रीड करना कहा जाता है। इसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मेरा अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अगली लोकेशन वहाँ पहुँचना है। ठीक है, वहाँ कोई लोकेशन है, वहाँ तक पहुँचना है, तो मेरे पास एक ऐसा मेथड है मैं कि यहाँ से जंप करके वहाँ पहुँच जाऊँगा डायरेक्ट। यानी कि मेरा डिज़ायर लोकेशन, यानी नेक्स्ट डिज़ायर लोकेशन जहाँ पर भी है वहाँ मेरे को पहुँचने के लिए जंप करने का मेथड मिला हुआ है, डायरेक्टली जंप करके मैं पहुँच सकता हूँ। तो इसी को डायरेक्ट एक्सेस या जंप एक्सेस कहा जाता है। एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को वहाँ पहुँचना है, तो धीरे एक एक करके जाऊँगा सीक्वेंस में, है ना, या डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो जैसे एक ऑप्शन बी पर लिखा है ना सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस में बेसिकली रीड एंड राइट दोनों ही ऑपरेशन सीक्वेंस में होते हैं, राइट भी सीक्वेंस में होगा और रीड भी सीक्वेंस में होगा। समझ में आ गया? बट डायरेक्ट एक्सेस में राइट ऑपरेशन सीक्वेंस में होता है और रीड ऑपरेशन डायरेक्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल होते हैं डायरेक्ट एक्सेस के तो मैं आपको बता दूं, जैसे डायरेक्ट एक्सेस के अंदर है ना, देखो कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ये सभी डायरेक्ट एक्सेस के उदाहरण हैं। और सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण होता है केवल मैग्नेटिक टेप, यानी चुंबकीय टेप, जो पहले ऑडियो कैसेट्स में आती थी, गुलशन कुमार वाली जो ऑडियो कैसेट चलती थी उनके अंदर जो मैग्नेटिक टेप लगी होती थी वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का उदाहरण है।
तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 360 देखते हैं इसको और ख़त्म करते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को। देखो क्वेश्चन नंबर 360 क्या है, बोल रहा है कि राइट क्लिक ऑन द विंडो, राइट क्लिक ऑन द विंडोज डेस्कटॉप इट सेल्फ विल डैश। हिंदी में कहा जाएगा विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से स्वयं डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो इस भाषा को आसान करके समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसकी सबसे पहली जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। और उस डेस्कटॉप पर माउस से जब राइट क्लिक किया जाता है तो हमें क्या दिखाई देता है, ये इसका मीनिंग है। ये बात ध्यान रखिए कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही बात को पूछने के 10 तरीके और घुमा फिरा के तरीके से भी पूछने का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको बस बात पकड़नी है क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो विंडोज डेस्कटॉप का मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है उसमें अगर मैं माउस से राइट क्लिक करूं तो क्या दिखाई देगा, क्या खुल के आएगा। तो ये बात आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाई थी कि माउस के राइट क्लिक करने से जो लिस्ट खुल के आती है आपके सामने उसे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू कहते हैं या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कह देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू कह दीजिए या फिर केवल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है शो द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। ऑप्शन बी पे लिखा है ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, नहीं। ओपन द कंट्रोल पैनल, नहीं। मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन, नहीं। सही आंसर होगा इसका शो द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू ये वही है जब आप कंप्यूटर ओपन करके या ऑन करके डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलती है जिसमें रिफ्रेश करने का भी बटन आता है, तो वो उसी को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू कहता है। ठीक है जी, तो टोटल 360 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो गए हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, तो मैं जल्दी आपको है ना नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और 360 से आगे यानी 361 से क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। पैटर्न वही रहेगा, यानी शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो किसी ना किसी MS ऑफिस वाले टॉपिक के होंगे, या तो वर्ड के या एक्सेल के या पावर पॉइंट के। फिर बाद के रिमेनिंग टॉपिक जनरल बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल टॉपिक्स के होंगे। ठीक है जी, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे आप इन क्वेश्चंस को जो देख रहे हैं ना, इनको आप कम से कम मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपने केवल 360 क्वेश्चन पढ़े हैं। 360 गुणा 3 कर लीजिए, कितना हो गया? 0। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक हासिल, 3 दिया 9 और 1 10, यानी टोटल मिला के अब तक आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हो? 1080 क्वेश्चंस को आप पढ़ चुके हो। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो बेटा देखो 360 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर एक ही तो होता है। 360 जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनका जो सही आंसर होगा वो एक ही तो सही आंसर होगा, बट बाकी जो 3 ऑप्शन और हम देखते हैं उनको भी तो डिस्कस कर लेते हैं। यस और नो? जो बाकी 3 ऑप्शन जो बचते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, उनके भी प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि 360 क्वेश्चन नहीं करे हमने, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, यानी करीब 1080 क्वेश्चंस का कंटेंट अभी तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है नहीं? चलो, तो आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, जल्दी आपको मिलूँगा अगले सेशन में। और बाकी आपको मेरा पढ़ाना और एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आता है तो आप अपने जानने वाले चिर परिचित लोगों को बता सकते हैं कि यतिन सर का जो ये प्रैक्टिस बैच है इसके थ्रू भी आप सर के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।